देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में अपनी कुछ चीज़ें हैं। एक तो इससे ओपनिंग एंट्री बनेगी आपकी, तो सारी एसेट्स को आप डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो डिफरेंस अमाउंट आपका कैपिटल में चला जाएगा। ये तो अपन ने कर लिया, ठीक है। अब एक ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम पूछी है, अप्रैल 20 रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जेड। अब इस क्वेश्चन में अभी तक कहीं नहीं लिखा कि ये बैंक में जमा करा दिया क्या, क्योंकि वो चेक जो है वो 12 तारीख को जमा कराया। इसका मतलब वो 10 तारीख को तो जमा नहीं कराया, तो 10 तारीख को फिर क्या एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि 10 तारीख को आप बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। इसलिए 10 तारीख को जब आप इसको डेबिट करेंगे तो एक स्पेशल अकाउंट होता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कि चेक अभी हमारे हाथ में है, हमारे घर में है, हम बैंक को डेबिट नहीं कर सकते। तो एंट्री होगी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू जेड। 2000 रुपए का चेक आ गया, जेड को क्रेडिट किया, क्रेडिट द गिवर, और चेक इन एंड को डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये चेक हमने 12 तारीख को जमा कराया, इसलिए ये जो चेक इन एंड डेबिट किया है उस दिन आप उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चेक गया। और अब आपके बैंक में पैसा जमा हो गया क्योंकि आपने चेक बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक को अब आप डेबिट कर सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। वैसे चेक इन एंड से चेक इन एंड कट गया भाई, डेबिट था चेक इन एंड और यहाँ क्रेडिट हो गया, कट गया, तो एंट्री तो वही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। तो आप कहोगे सर साथ में ही कर देते, लेकिन क्या डेट अलग अलग है, इसलिए आप इनको साथ में नहीं कर सकते, इनको आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। यानी पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू जेड, और दूसरी आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। अगर ये एक ही तारीख को होता ना कि चेक आया और हमने बैंक में जमा करा दिया, तो मैं एक ही एंट्री कर देता बैंक टू जेड, पर ये 1 तारीख को नहीं है, एक 10 तारीख को है और एक 12 तारीख को है, इसलिए मुझे अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, मैं कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकता। नेक्स्ट 20 तारीख का पूछा है, जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 40 पैसा इन ए रुपी का मतलब 40% है। जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब जेड को ढूंढो, जेड है कहाँ कहाँ। देखो सबसे पहले आपने जेड को यहाँ डेबिट कर रखा है पहली एंट्री में, तो जेड आपका डेटर है 10,000 से, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कि जेड से आपको चेक मिला 2,000, आपने क्रेडिट कर दिए यहाँ 2,000, तो 10 तो डेबिट था, 2 क्रेडिट हो गया। देखो 10 डेबिट था, 2 क्रेडिट हो गया, तो अब आपका बचा 8,000, यानी जेड आपको 8,000 रुपये देगा। तो जेड ने आपको चेक दिया और जेड इंसॉल्वेंट हो गया। अब आपको यहाँ लिखा है नेक्स्ट में कि जेड इंसॉल्वेंट हो गया और 40% पैसा ही दे पाया, और वो 8,000 देगा क्यों, 10 में से 2 तो वो दे चुका था पहले यहाँ, 10 में से 2 तो वो यहाँ दे चुका था, अब वो आपको देगा 8,000, तो जेड देगा आपको 8,000, और इस 8,000 में से उसने 40% पैसा ही दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट जो आप करोगे वो 40% से ही करोगे। 8,000 का 40% होता है 3,200, और 60% पैसा उसने नहीं दिया, जो नहीं दिया वो बैड डेट्स हो जाएगा। 8,000 का 60% होता है आपका 4,800। तो इस तरीके से 10,000 में से 2,000 जेड दे चुका था, बाकी बचा 8, उस 8 की कैलकुलेशन है, जेड क्रेडिट द गिवर अब आपका 8,000 रुपए से ही होगा। 1 अप्रैल 8 का ट्रांजेक्शन है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम Y7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी सेम डे बैंक में जमा हो गया। अब आपको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट को करने की जरूरत नहीं है। 7850 का वाई से मिला, और वाई से इसके अलावा आप देखेंगे तो वाई यहाँ डेबिट था आपका 8,000, 8,000 का पेमेंट उसने 7850 किया फुल सेटलमेंट में, यानी बाकी का 150 जो था वो डिस्काउंट था। तो आप 8 तारीख को देखिए, सेम डे बैंक में जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 7850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150, क्योंकि वाई से लेने 8,000 रुपए थे, वाई से लेने आपको 8,000 थे, आपने ओपनिंग एंट्री में भी वाई को डेबिट किया 8,000 रुपए से, चेक कर सकते हैं ये रहा। तो 8,000 से वो आपका डेटर था, उसने फुल सेटलमेंट में 7850 आपका दिया है, और आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया है, तो बैंक अकाउंट सीधा ही डेबिट हो गया। इस एंट्री जैसे चेक इन एंड अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। अब क्या हुआ कि ये वाला चेक डिसऑनर हो गया 15 तारीख को, आप देख सकते हैं यहाँ 15 तारीख को ये चेक डिसऑनर हो गया, ये देखिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर, यानी 8 तारीख को जो चेक मिला था ये वाला डिसऑनर हो गया। तो जो 8 तारीख को एंट्री हुई है ये वाली, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आपको करनी पड़ेगी डिसऑनर की कंडीशन में, यानी जो डेबिट हुआ है उससे क्रेडिट कर दें, जो क्रेडिट हुआ है उससे डेबिट कर दें। वास्तव में कैंसिल कर रहे हैं भाई, जब चेक डिसऑनर हो गया तो 15 तारीख को चलते हैं, ये आपका आ गया 15 तारीख।
ये एंट्री जस्ट इसकी रिवर्स होगी, जस्ट रिवर्स एंट्री है, आप चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 7850 से, यहाँ क्रेडिट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ वो क्रेडिट हो गया। यहाँ डिस्काउंट अलाउड 150 डेबिट हुआ था, यहाँ डिस्काउंट अलाउड 150 क्रेडिट हो गया। यहाँ कई जने कहते हैं सर डिस्काउंट जो जब क्रेडिट होता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं, वो बात तो मैं आपकी मानता हूँ, बट एक्चुअली आप तो इस अकाउंट को ही कैंसिल कर रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था तो कैंसिल करने के लिए तो डिस्काउंट अलाउड को ही क्रेडिट करना पड़ेगा ना, इसलिए डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ वाई क्रेडिट हुआ था 8000 से, तो वाई को डेबिट कर दो 8000 से। तो डिसऑनर की जब भी एंट्री होगी ना, तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर रिसीव की जो एंट्री हो उसका जस्ट रिवर्स कर दो, और कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसकी रिवर्स एंट्री करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो अब अपन कुछ कंडीशंस अपन को समझ लेनी चाहिए। एक कंडीशन नंबर 1 है कि ये आप हैं, आपको राम ने एक चेक दिया और आपने क्या किया, सेम डे उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो इस कंडीशन में आप, क्योंकि वो बैंक में जमा हो गया है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि सेम डे बैंक में जमा हो गया। अगर यही कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके कर दूं, कंडीशन नंबर 2 बना देता हूं इसके लिए, कि ये आप हैं, राम ने आपको चेक दिया और आपने उसको बैंक में सेम डे जमा नहीं कराया। अब जमा नहीं कराया तो फिर आप बैंक अकाउंट तो डेबिट कर नहीं सकते, तो आप इस कंडीशन में एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। पिछली बार आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया था, इसलिए आपने बैंक को डेबिट कर दिया, क्योंकि बैंक में पैसा आ चुका है। इस बार बैंक में पैसा नहीं आया तो बैंक को डेबिट नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में आप डेबिट करेंगे चेक इन हैंड को, और नेक्स्ट डे आपको टाइम मिला, आपने उसे बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जमा करा दिया तो बैंक में पैसा आ गया, जब बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो चेक इन हैंड अकाउंट आपने डेबिट कर रखा था उसको अब कैंसिल करने का टाइम आ गया है, अब आप चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा। वैसे चेक इन हैंड अकाउंट से चेक इन हैंड अकाउंट कट जाता है, तो नेट इफेक्ट वही बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, जो कि यहाँ बचा था। नेट इम्पैक्ट इस एंट्री का वही बचेगा जो कि हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ आपको 2 एंट्री से ही करना पड़ेगा। यहाँ आपका 1 एंट्री से हो गया, यहाँ आपका इसको 2 एंट्री से करना पड़ा, क्योंकि दोनों की डेट अलग अलग है। इसलिए आपको जब चेक मिले और आप उसे बैंक में जमा ना कराएं उस दिन, तो फिर आपको चेक इन एंड अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, आपको चेक इन एंड अकाउंट को डेबिट करना ही पड़ेगा। और फिर जब नेक्स्ट डे आप उसे बैंक में जमा कराएंगे तो चेक इन एंड अकाउंट आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और आपकी एंट्री का नेट इफेक्ट वही बैठेगा जो कि आप सेम डे जमा कराते थे उससे होता है। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर 16 पे हम मूव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक पैराग्राफ समझना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी आप मशीनरी पे कोई खर्चा कर रहे हैं या बिल्डिंग पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे का क्या होगा। देखो एसेट्स पे किया गया कोई भी खर्चा हमेशा एसेट्स में ऐड होगा। जैसे आपने एक एसी खरीदा 40,000 का और उसमें 5,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया, ये इंस्टॉलेशन का खर्चा है, तो फिर वो एसी में ही जुड़ेगा, उसको आप अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो एसी में ही जुड़ेगा और वो एसी 40 + 5 45 का हो जाएगा। ऐसे ही आपकी एक कार है, आपने कार खरीदी 10 लाख की, उसमें 1 लाख रुपए का कोई म्यूजिक सिस्टम लगा दिया तो वो कार में ही ऐड होगा, तो उसके लिए कार ही डेबिट होगा। खरीदा आपने म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन उससे कार की वैल्यू बढ़ जाती है, इस कारण से कार जो अब आपकी 11 लाख की कहलाएगी। तो ऐसे खर्चे जिनको कि एसेट्स में ऐड कर दिया जाता है उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये खर्चे ऐड होते हैं। अब इस चीज का क्लासिफिकेशन बड़ा ही टफ और बड़ा ही वर्सटाइल होता है कि सर कौन से खर्चे ऐड करने और कौन से खर्चे ऐड नहीं करने। इसके लिए कई सारी लाइंस हो सकती हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिन चीजों से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, जिन चीजों से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको आपको ऐड करना है।
या मैं कहूँ कि वो खर्चा जो है वो कभी कभार ही होता है, लाइफ में एक दो बार ही होता है, तो उसका नेचर फिर कैपिटल नेचर हो जाता है। या फिर मैं कहूँ कि किसी खर्चे से उस एसेट्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है कि उसकी लाइफ बढ़ जाए या उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाए, तो वो उसको आपको एसेट्स में ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ कि आपकी कार है और उसमें किसी कारण से एक साल के अंदर काफी सारे पंचर हुए, मान लेते हैं उसमें 50 पंचर हुए और हर पंचर पे आपके 200 रुपए लगे, तो आपके कुल लगे 10,000 रुपए के खर्चे हो गए। तब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये आपके 10,000 रुपए के खर्चे से कार की वैल्यू अब बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, ये खर्चे को हमको किस में डेबिट करना चाहिए, हमको इसको कार में डेबिट करना चाहिए या रिपेयर में डेबिट करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो पंचर पे किए गए खर्चे कार की वैल्यू को इनहेंस नहीं करते, बढ़ाते नहीं है। दैट्स वाई इस कंडीशन में आप कार को डेबिट नहीं करेंगे, आप उस पंचर के खर्चे को रिपेयर में डेबिट करेंगे। सेम यदि आप बिल्डिंग वगैरह खरीद रहे हैं, उसके लिए आपने सीमेंट खरीदा, आयरन खरीदा, बजरी खरीदी, ईंटें खरीदी, वेजेस पे की मजदूरों को, तो उसके लिए आप कोई ये नहीं कि वेजेस को डेबिट करेंगे, ईंटों को डेबिट करेंगे, सीमेंट को डेबिट करेंगे, नहीं, वो सब चीजें किसके लिए खरीदी है, बिल्डिंग के लिए, उनसे बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि इंडिविजुअल अकाउंट्स को अलग से डेबिट करेंगे, ना ही आप रिपेयर को डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे एसेट क्रिएशन हो रही है, तो ऑब्वियस है आप उसमें बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन इसमें काफी इफ एंड बट होते हैं, आपको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 पे अपन चलते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000 और 1,000 रुपए उसके कैरेज पे यानी ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किए, तो यहाँ कैरेज अकाउंट अलग से बनेगा और बॉट किए गुड्स तो परचेज अकाउंट अलग से डेबिट होगा। तो आप चेक करो, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरेज का मतलब होता है माल मंगवाने का खर्चा, इनवर्ड का मतलब है मंगवाने का, अगर आउटवर्ड होता तो भिजवाने का खर्चा आ जाता। तो इस तरीके से आपका हो सकता है। आगे अपन देखते हैं, परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन। यानी इंस्टॉल यानी मशीन को इंस्टॉल, जैसे एसी को इंस्टॉल किया जाता है ऐसे ही मशीन को भी इंस्टॉल किया जाता है। तो ये मशीन 3 लाख की थी और 25,000 रुपए और खर्च हो गए, तो इसका मतलब ये मशीन 3,25,000 की हो गई। यहाँ वेजेस को डेबिट नहीं करना है, देखो मशीनरी को जब आप डेबिट करेंगे तो 3,25,000 से करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन पर, किसी भी मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे जो भी खर्चा होता है वो रिपेयर में डेबिट नहीं हो सकता, वो वेजेस में डेबिट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मशीनरी को ही डेबिट करना पड़ेगा, ये क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाता है। सेम इसी टाइप से पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि आपने ब्रिक्स खरीदी 15 लाख की, आपने टिम्बर यानी लकड़ी खरीदी 10 लाख की, और किस लिए खरीदी, बिल्डिंग के लिए, सारा पेमेंट चेक से किया। तो यहाँ आप ब्रिक्स को या टिम्बर को डेबिट नहीं करोगे, ये सब बिल्डिंग अकाउंट में चल जाएंगे और आप इसके लिए एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप चाहो तो नरेशन में वो सब चीजें दिखा सकते हो, लेकिन जब आप एंट्री में दिखाओगे तो सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करोगे, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सेम इसी टाइप से पॉइंट नंबर 5 में देखें, परचेज एन ओल्ड मशीनरी। अब देखो ओल्ड मशीनरी का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है। सेकेंड हैंड मशीनरी की बात करें, सेकेंड हैंड मशीनरी की हालत थोड़ी खराब रहती है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए सेम डे कुछ खर्चे किए जाते हैं। ध्यान देना, सेम डे एक वर्ड बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हैंड मशीनरी पे सेम डे यदि कोई खर्चे किए गए हैं तो वो ऐड होंगे, और कोई अदर डे किए गए हैं वो ऐड नहीं होते, वो रिपेयर माने जाते हैं। लेकिन सेम डे कर दिए जाते हैं तो वो कैपिटल नेचर माने जाते हैं। तो लिखा है आपने ओल्ड मशीनरी खरीदी 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 फॉर इमीडिएट रिपेयर, यानी सेम डे किए गए हैं और एंटायर पेमेंट चेक से किया, तो सब मशीन में ही जुड़ेगा, 1 लाख भी, 5,000 भी और 20,000 भी, कुल मिलाकर 1,25,000 से आप मशीनरी को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सेम डे किए गए हैं, ध्यान देना, सेकेंड हैंड मशीनरी पर सेम डे यदि कोई खर्चे किए गए हैं वो उस मशीनरी में ही ऐड होंगे, लेकिन अदर डे किए गए हैं तो फिर वो मशीनरी में डेबिट नहीं होंगे, वो रिपेयर में डेबिट होंगे। जैसे चेक करें, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब ये आपने फर्नीचर पे रिपेयरिंग का खर्चा किया है, ये फर्नीचर में डेबिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सेकंड हैंड होता, सेम डे किया गया होता तो मैं ऐड कर देता। अब यहाँ 2,500 रुपये आपने खर्च तो किए हैं, लेकिन ये रिपेयर का खर्चा माना जाएगा, इसको कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं मानेंगे, इसमें फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे रिपेयर को। एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट
टू कैश। तो इस एग्जांपल में बेसिकली आपको सीखने को यही मिलेगा कि आपको खर्चों का नेचर पहचानना है, यानी वो कैपिटल नेचर के हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं। पर इस पे अभी ज्यादा मतलब आप परेशान मत होना कि सर आप पहचान नहीं पा रहे। रीजन ये है कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं, तब जाके क्लियर होता है कि ये कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। इसके लिए एक अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल बनाता हूँ, एक मोबाइल बैटरी का। मान लेते हैं आपकी कोई मोबाइल है, मोबाइल में एक बैटरी है जो पहले जो है वो मान लो उसकी कैपेसिटी जो है वो 6 घंटे चलने की थी, और फिर धीरे धीरे घट के वो 4 घंटे आ गई, और फिर वो 2 घंटे ही आ गई, और फिर देन वो जीरो पे आ गई। अब आपने कहा यार अब तो मोबाइल बैटरी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और आपने नई मोबाइल बैटरी जो है वो उसके अंदर लगाई, और वो भी 6 घंटे की है। तो इस तरीके से आपने एक नई मोबाइल बैटरी लगाई। अब उस पर आपका मान लेते हैं 1,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 1,000 रुपये का खर्चे का नेचर कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि इस जो 1,000 रुपये के खर्चे को जो है कैपिटल नेचर माना जाए या रेवेन्यू नेचर। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है रेवेन्यू नेचर। अब आप कहोगे सर 1,000 रुपये का खर्चा हुआ, बार बार भी नहीं होता, एक बार ही होता है 2 सालों में, तो फिर आपको इसको रिकरिंग एक्सपेंस तो ये है नहीं, बार बार तो हो नहीं रहा, तो इसको तो आपको कैप नेचर मान लेना चाहिए। पर उसमें मैंने कहा थीम लगती है। थीम ये लगती है कि इस आपने जो नया खर्चा किया, उससे आपने जो मोबाइल बैटरी नई लगवाई, उससे भी कैपेसिटी सेम ही रही है। अगर ये 6 की जगह 8 घंटे वाली बैटरी आप लगाते, तो एक्सेस जो 2 घंटे का खर्चा था वो तो आपका कैप नेचर कहलाता, और जो बाकी का तो मेंटेनेंस है, पुराने वाली 6 घंटे की बैटरी मेंटेन हो रही है, वो आपका रेवेन्यू नेचर कहलाता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैप नेचर का खर्चा ऐसा होना चाहिए जिससे व्हीकल की कैपेसिटी, मोबाइल की कैपेसिटी बढ़े। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एक कार खरीदी, और कार में जो है वो पहले पेट्रोल इंजन था। अब आपने क्या किया, पेट्रोल इंजन को हटाकर उसमें डीजल इंजन लगवा दिया। तब ये डीजल इंजन जो लगाया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? डीजल इंजन से आपकी कार की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका एवरेज अच्छा आएगा, और उसकी पावर जो है वो भी बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में डीजल इंजन लगवाना आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा मान लो आपकी कार जो थी वो मैनुअल स्टीयरिंग पे थी, आपने उसको पावर स्टीयरिंग में कन्वर्ट कराया, आपका 20,000 रुपये का खर्चा आया। तो इस तरीके का जो भी खर्चा है वो भी आपका जो है, क्योंकि उससे कार की कैपेसिटी बढ़ गई, स्मूथनेस बढ़ गई, दैट्स वाई वो खर्चा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा।